Assalamualaikum. Welcome back to another video lecture of biochemistry. In this video lecture, we will discuss about enzyme working mechanism. तो start करते हैं. After the completion of mechanism, we will continue with factors affecting the rate of enzymes. So how enzyme work? The mechanism of enzyme action can be viewed from two different perspectives. First perspective is energy changes that occur during the reaction, and the second perspective is how the active site chemically facilitate catalysis. तो यहाँ पे जो हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं एंजाइम का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एंजाइम बेसिकली वर्क किस तरह करता है. पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें एनर्जी चेंजेस डेट अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन. जो भी एनर्जी का चेंज आ रहा है, किस वजह से चेंज आ रहा है एनर्जी में. और दूसरा हम देखेंगे कि हाउ द एक्टिव साइट, वो जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट को आके बाइंडिंग करनी है. उस एक्टिव साइट पर वो एक्टिव साइट किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है केमिकल रिएक्शन को. तो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एनर्जी चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन. इसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. पहले तो होगा free energy of activation, the second one is rate of reaction, and the third one is alternate pathway. तो स्टार्ट करते हैं. Virtually all chemical reaction have an energy barrier separating the reactants and the product. तो इसमें ये कह रहे हैं कि रिएक्शन, जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए रिएक्शन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है. एक तो होता है सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. तो किसी भी रिएक्टेंट को अगर हमें प्रोसीड करवाना है तो उस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके. एनर्जी जो है वहाँ पे बैरियर है. अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए. दिस बैरियर कॉल्ड द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इसको हम इस एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. जब तक ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल के पास नहीं होगी, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता. इट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड अ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट डेट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. हेयर टी स्टेरिक यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? हाई एनर्जी इंटरमीडिएट. रिएक्टेंट को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सके एंड देन यहाँ से वो प्रोडक्ट में चेंज होगा. In general, the lower the activation energy, the more molecule have sufficient energy to pass through the transition state. हमने क्या बात की थी कि इंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं. इंजाइम यहाँ पे एनर्जी को लोअर करेंगे तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए एक रिएक्टेंट को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, अब उसकी अमाउंट कम हो गई है. अब उसे कम एनर्जी मिलेगी और वो ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा. देन ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बन जाएगा. तो एंजाइम क्या कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं. एंड दस द फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं. अब कम एनर्जी लेने पर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. तो ये जो रिएक्शन है इसमें टाइमिंग भी कम लग रही है. फास्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन फास्टर हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिवेशन एनर्जी. द रेट ऑफ द अनकैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन आर ऑफन स्लो. इसके कंपैरिजन में अगर हम एक ऐसा रिएक्शन कंपेयर करें जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. ज़्यादा एनर्जी जब किसी रिएक्टेंट को मिलेगी, जब वो जाके प्रोडक्ट में चेंज होगा, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये प्रोसेस स्लो भी होगा. तो यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास वाई एक्सिस में फ्री एनर्जी है और एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे रिएक्टेंट को जब उसे ट्रांजिशन स्टेट में जाना है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी. जब वो उसे मिल गई देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन हुआ और अब एनर्जी जो यहाँ पे एनर्जी मिली थी वो यूटिलाइज होती गई और एनर्जी यहाँ पे कम हो गई. shows the change in energy during the
कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, तो एनर्जी का चेंज यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे इसे ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि इसको आगे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। अब वो एनर्जी मिल गई, तो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। As it proceed through the transition state, high energy intermediate, या high energy intermediate है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट में चेंज हो सके, अपने फाइनल स्टेट में चेंज हो सके। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी के साथ लिंक्ड है। हमने फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में भी इसकी बात कर ली, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट, रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूल को दे मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द energy barrier of the transition state. The rate of reaction is determined by the number of such energized molecule. Rate of reaction किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी पर। ओके, इन जनरल द लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जितनी ज़्यादा वो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में एनर्जी जितनी कम से कम चाहिए होगी रिएक्टेंट को, उतना जल्दी वो प्रोडक्ट बनाएगा, उसका उतना ही रेट फास्टर होगा। द मोर मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पास थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट एंड देयरफॉर द फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या है? लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द मोर मॉलिक्यूल हैव सफिशिएंट एनर्जी टू पास थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। alternate pathway क्या है? An energy provides an enzyme provides an alternate reaction pathway with a lower free energy of activation. The enzyme does not change the free energies of the reactant or product and therefore does not change the equilibrium of the reaction. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एंजाइम ने क्या किया? डायरेक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज को चेंज नहीं किया। तो फिर इसने एंजाइम ने यहाँ पे क्या काम किया? It does, however, accelerate the rate by which equilibrium is reached. यहाँ पे क्या किया है? रिएक्शन को प्रोसीड करवाया है, एक्सेलरेट करवाया है। तो यहाँ पे एंजाइम ने क्या किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो एनर्जी चाहिए थी, चाहे वो जूल्स में है या किलो कैलोरी, जिस भी कंडीशन में हम बात करें, उस एनर्जी की क्वांटिटी को लोअर नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया? उसने टाइमिंग को फास्टर कर दिया, इक्विलिब्रियम अचीव करने के टाइमिंग को एक्सेलरेट कर दिया। रेट को क्या किया? एंजाइम ने एक्सेलरेट किया है, रेट को फास्टर कर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया। तो हमने यहाँ एनर्जी चेंजेस के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, एंजाइम एक्टिविटी किस तरह देता है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिव साइट। The surface of the active site is lined with amino acid residues with substituent groups that bind the substrate and catalyze its chemical transformation. यह हमने पहले भी बात की है, दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या बात की थी कि एक्टिव साइट के पास कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं। उन अमाइनो एसिड की बेस पर ही कोई सबस्ट्रेट आएगा और उसके मॉलिक्यूल की उसके पास जो चेन है उसकी इन अमाइनो एसिड के साथ बाइंडिंग होगी। देन एंजाइम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा और वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, कैटेलाइज करेगा इस रिएक्शन को। द एक्टिव साइट ऑफन एक्ट्स एज अ फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूलर टेम्पलेट that binds the substrate and initiates its conversion to the transition state. सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंडिंग करेगा, देन वो पूरा प्रोसेस चलेगा एनर्जी चेंज का और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। So now after the activity of enzyme, mechanism of enzyme, we are going to discuss the factors affecting reaction velocity and enzyme kinetics. So what is, पहले डिस्कस कर लेते हैं, what is enzyme kinetics? It is the rate of the reaction and how it changes in response to changes in the experimental parameters. This discipline is known as enzyme kinetics. के जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं जब हम एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स में चेंजेस कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट पैरामीटर हमारे पास क्या हो गए? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच वगैरह, इन सब का एंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके रेट पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। एंजाइम रिस्पॉन्स कैन शो डिफरेंसेस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी। जब ये पैरामीटर्स हम चेंज करते हैं, पीएच, टेम्परेचर वगैरह, तो इस
पे क्या रिस्पॉन्स शो करता है, एंजाइम उसकी वेलोसिटी पर फर्क पड़ता है, रिएक्शन वेलोसिटी पर बाय सम फैक्टर्स। ये फैक्टर मैंने अभी डिस्कस कर लिए कि फैक्टर क्या क्या होंगे यहाँ पे, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। So the first factor is substrate concentration that affecting the reaction velocity. A key factor affecting the rate of reaction catalyzed by an enzyme is the concentration of the substrate. One simplifying approach in kinetic experiments is to measure the initial rate or initial velocity designated by V naught. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एक की फैक्टर है जिसको हम मेजर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मिकेलिस मेंटल इक्वेशन भी आगे देखेंगे जिसमें हम वी नोट बताएंगे कि किस तरह हम निकाल सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट किस तरह रिएक्शन की वेलोसिटी पर अफेक्ट करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने के लिए मिकेलिस मेंटल मॉडल हम देखेंगे। यहाँ पे वी नोट, ये जो इसका फॉर्मूला बनता है इनिशियल वेलोसिटी का, वो बराबर होता है वी मैक्सिमम इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। के एम हेयर के एम इज द कांस्टेंट। सो लियोनार्ड मिकेलिस and Maud Manton proposed a simple model that accounts for most of the features of enzyme catalyzed reactions. यहाँ ये मॉडल एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है ये देखने के लिए कि एंजाइम किस तरह रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स. In this model, the enzyme reversibly combines with its substrate to form an ES complex, enzyme substrate complex, that subsequently yield product regenerating the free enzyme. तो यहाँ क्या होगा, इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेट रिक्वायर है, देन यहाँ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन अगेन यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ रेट दोबारा से रिक्वायर होगा, रेट कांस्टेंट, फिर ये इंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा और इंजाइम फिर से फ्री इंजाइम के तौर पर दोबारा से यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है. द मॉडल इन्वॉल्व्स वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बिलो. यहाँ पे एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंजाइम की बाइंडिंग दिखाए गए हैं. वेयर एस इज, यहाँ पे एस क्या है, सबस्ट्रेट है, ई इज इंजाइम, ई एस इज सबस्ट्रेट enzyme substrate complex, P is product, K1, K-1 and K2 are rate constant. Here the Michaelis-Menten equation describes how reaction velocity varies with substrate concentration. यहाँ substrate concentration कम या ज़्यादा होगी तो obviously initial velocity पर उसका change आएगा. यहाँ पे वी नोट क्या है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है, वी मैक्सिमम इज द मैक्सिमल वेलोसिटी, के एम इज मिकेलिस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू K-1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय K1 एंड एस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ये जो ब्रैकेट होते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को ही शो करते हैं. जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व आता है वो होता है हाइपरबोलिक. तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हाइपरबोलिक शेप ऑफ द एंजाइम काइनेटिक कर्व. Most enzymes show Michaelis-Menten kinetics. Plot of initial reaction velocity V naught against substrate concentration is hyperbolic. The equation describes the kinetic behavior of many enzymes, and all enzymes that exhibit a hyperbolic dependence of V naught on substrate are said to follow Michaelis-Menten kinetics. जितने भी enzyme hyperbolic कर्व दे रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो Michaelis-Menten kinetics को फॉलो करते हैं. The practical rule that Km is equal to substrate concentration when V naught is equal to half V maximum. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब वी नोट बराबर हो जाता है हाफ वी मैक्सिमम के, तो के एम जो कि कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बराबर हो जाता है. होल्ड्स फॉर ऑल एंजाइम्स दैट फॉलो मिकेलिस मेंटल
काइनेटिक्स। तो यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है रिएक्शन वेलोसिटी डेट इज़ वी नोट और सबस्ट्रेट के दरमियान। और ये जो लाइन है डेट इज़ शोइंग एंजाइम फॉलोइंग मिकेलिस मेंटल काइनेटिक, और इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। यहाँ ये जो लाइन दिखाई गई है ये मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रही है कि इस एंजाइम ने कितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसको रिक्वायर्ड थी, ये हमने एक्स्ट्रा प्लॉट करके वी मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ ये है वी मैक्सिमम, यहाँ से हम हाफ वी मैक्सिमम निकाल रहे हैं। वी नोट जब हाफ वी मैक्सिमम के बराबर होगा हाफ वी मैक्स के, तो ये के एम के बराबर, के एम जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि वी नोट डिपेंडेंट है ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द शेप ऑफ द कर्व इज डिफाइंड बाय द टर्म वी मैक्सिमम। और ये जो शेप आ रही है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, वी मैक्स डिवाइडेड बाय के एम एट लो सबस्ट्रेट एंड वी मैक्स एट हाई सबस्ट्रेट, दोनों पर ये हाइपरबोलिक कर्व डिपेंड करेगा। After substrate concentration, we have second factor, that is temperature. The reaction velocity increases with temperature until a peak velocity is reached. रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर के साथ, लेकिन आगे क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ तक भी हो सकता है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड ही ना हो, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाए और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाए। सो दिस इंक्रीज इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having sufficient energy to pass over the energy barrier and form the products of the reaction. यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को चाहिए थी वो मिलना स्टार्ट हो गई है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैरियर जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। फर्दर एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन रिएक्शन वेलोसिटी। तो जो पहले मैंने बात की यहाँ पे वही बताया गया है कि एक लिमिट तक तो एक हद तक जो एंजाइम है उनको एनर्जी मिलती गई, जो मॉलिक्यूल हैं वो सब, जो सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए, लेकिन जब उससे उस लिमिट से थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया गया तो क्या हुआ, रिएक्शन वेलोसिटी अब डिक्रीज़ हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचरेशन ऑफ इंजाइम। क्यों डिक्रीज हो गए, क्योंकि इंजाइम अब डीनेचर होना स्टार्ट हो गए। Q10 यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो कि बराबर है द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट विद आ 10 डिग्री रेज इन द टेम्परेचर। जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं इंक्रीज इन रिएक्शन हमें मिल रहा है। फॉर केमिकल रिएक्शन द Q10 इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स, इतना ज़्यादा हमें इंक्रीज़ मिल सकता है केमिकल रिएक्शन में। द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स और ट्रिपल्स, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो सकता है विद एवरी 10 टाइम्स 10 डिग्री रेज इन टेम्परेचर। बट enzyme controlled reaction follow this rule as they are chemical reactions, बट एट हाई टेम्परेचर प्रोटीन्स डीनेचर। एक लिमिट तक तो ये इस रूल को फॉलो करेंगे कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर प्रोटीन जो एंजाइम है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, जैसे कि हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, इसी तरह एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे। सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम controlled reaction will be a balance between the Q10 and denaturation। तो हमें एंजाइम की एक्टिविटी करवाने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना होगा। उस टेम्परेचर से अगर वो टेम्परेचर कम हो गया तो जब भी क्या होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमें कम मिलेगा, और अगर उस टेम्परेचर से हमने लिमिट बढ़ा दी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, तो एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ ग्राफ में भी ये दिखाया गया है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर तक तो एंजाइम ने अच्छी एक्टिविटी दी, रिएक्शन प्रोसीड होता गया, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन मिला हमें,
लेकिन हीट फर्दर इंक्रीज इन हीट इन एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पे उसका अफेक्ट आया। यहाँ एंजाइम एक्टिविटी और यहाँ पे टेम्परेचर को हमने देखा तो Q10 एक लिमिट तक क्या किया, Q10 ने एंजाइम की एक्टिविटी दी, देन फिर प्रोडक्ट बनना कम हो गया क्योंकि प्रोटीन अब डीनेचर हो गए, एंजाइम जो थे वो डीनेचर हो गए। Now the third factor is pH. Effect of pH on the ionization of the active site. एक्टिव साइट के पास जो अमाइनो एसिड हैं पीएच का उनकी आयोनाइजेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। द पीएच अफेक्ट्स रिएक्शन velocity in several ways. The catalytic process usually requires that the enzyme and substrate have sufficient specific chemical groups in either an ionized or unionized state. तो रिएक्शन को कैटेलाइज करवाने के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट के पास जो केमिकल ग्रुप्स हैं वो आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। कैटेलाइटिक एक्टिविटी में रिक्वायर्ड दैट एन अमाइनो ग्रुप ऑफ द एंजाइम में बी इन द आयोनाइज्ड फॉर्म, अमाइनो ग्रुप जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। NH3 ये पॉजिटिव चार्ज हो इसके पास। एट अल्कलाइन pH दिस ग्रुप इज डीआयोनाइज, और जब pH अल्कलाइन हो बेस की तरफ हो तो ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, डीआयोनाइज। एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन देयरफॉर डिक्लाइंस, वरना क्या होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्लाइन कर जाएगा, नहीं होगा। तो अल्कलाइन pH पे क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। अगर हमें रिएक्शन करवाना है तो उसका आयोनाइज फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी एसिडिक पीएच पर होना ज़रूरी है। मोस्ट इंट्रासेल्युलर एंजाइम एग्जिबिट ऑप्टिमल एक्टिविटी एट पीएच वैल्यूज बिटवीन 5 एंड 9। पीएच का भी वही सीन है जैसे कि टेम्परेचर का है, हमने बात की कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह पीएच भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर एंजाइम जो हैं वो 5 टू 9 के दरमियान की पीएच में वर्क करते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम डीनेचरेशन, एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच कैन आल्सो लीड टू डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम डीनेचर हो रहा है, इसी तरह पीएच के चेंज से भी एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालाइटिकली एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइनो एसिड साइड चेन। अमाइनो एसिड के जो साइड चेंज है उनके पास जो आयोनिक फॉर्म है एंजाइम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और इन आयोनिक फॉर्म का पीएच पर बहुत असर पड़ेगा। जब पीएच चेंज होगी तो ये आयोनिक फॉर्म भी चेंज हो जाएंगी और अपनी एक्टिविटी नहीं देंगी। द पीएच ऑप्टिमम वेरीज फॉर डिफरेंट एंजाइम्स के लिए ये पीएच जो है वो ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए चेंज है। The optimum pH is pH at which maximum enzyme activity is achieved. जिस एक्टिविटी पर एंजाइम जो है, जिस पीएच पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंजाइम, हर एंजाइम के लिए डिफरेंट है। इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स द पीएच एट विच द एंजाइम फंक्शंस इन द बॉडी, या ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होती है जिस पर एंजाइम अपना फंक्शन अपनी एक्टिविटी देता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, इज मैक्सिमली एक्टिव एट pH 2। ये pH 2 पर ही अपना मैक्सिमम वर्क देता है, मैक्सिमम एक्टिविटी देता है। स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, pH 2 भी एसिडिक है, तो यहाँ पे पेप्सिन जो है वो अपनी एक्टिविटी देगा। वेयर एज अदर एंजाइम्स डिज़ाइन टू वर्क एट न्यूट्रल पीएच, इसी तरह बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो न्यूट्रल पीएच पे अपनी एक्टिविटी देते हैं, pH 7 पर। आर डीनेचर्ड बाय सच एन एसिडिक इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट पे अगर वो स्टमक में ये एंजाइम हो तो ये अपनी एक्टिविटी नहीं देंगे, न्यूट्रल पीएच पर ही अपनी एक्टिविटी देंगे। एसिडिक इन्वायरमेंट में इनका कोई काम नहीं है, ये डीनेचर हो जाएंगे। while alkaline phosphatase is active at pH values higher than 9। अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है वो बेसिक पीएच पर अपनी एक्टिविटी देंगे, इसके अलावा अगर इन्हें न्यूट्रल इन्वायरमेंट या एसिडिक इन्वायरमेंट मिला तो ये अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देंगे, डीनेचर हो जाएंगे।
ये ग्राफ है अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्शन एंड पीएच। इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यहाँ पेप्सिन दिखाया गया है, पेप्सिन अपनी एक्टिविटी दे रहा है 8 pH 2। ऑप्टिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम अपनी जो एक्टिविटी देगा वो 8 pH 2। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है वो अपनी एक्टिविटी दे रहा है बिटवीन द रेंजेस ऑफ 6 to 8। और इसी तरह आर्जिनेस जो है वो अपनी एक्टिविटी देगा बिटवीन 8 and 10।